वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जे की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया है। जनरल साइंस सीरीज का ये पार्ट 21 है और इस पार्ट में हम खास करके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को हमने कवर अप कर दिया है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक अगर आप यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर लिया गया है। पार्ट 14 से हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। फिर केमिस्ट्री जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जो है हम लाइफ साइंस के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पे जाके प्रीवियस सारे वीडियोस को जरूर देखना। बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने कवर अप किया है और डिटेल में एक एक क्वेश्चंस को हम जो है हमने कवर अप करने की कोशिश किया है ताकि एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियोस लाते रहें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज। तो ये डेफिनेशन है मोलालिटी का। बार बार इसलिए हमने बोला है आपको कि एनसीईआरटी क्लास 9 का साइंस का बुक और क्लास 10 का साइंस का बुक जो है इसे जरूर पढ़ें। सिंपल डेफिनेशन से क्वेश्चन बना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी। अब एक जो है गलती जो स्टूडेंट करते हैं, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट का जगह सॉल्यूशन लिखा होता तो इसका सही आंसर होता मोलारिटी। तो बिल्कुल ध्यान रखना, अगर यहाँ पे पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट तो इसका आंसर होगा मोलालिटी। अगर यहाँ पे होता सॉल्वेंट का जगह सॉल्यूशन होता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका सही जवाब होता ये मोलारिटी, इसका सही जवाब होता। यहाँ पे 1000 ग्राम लिखा गया है, कभी कभी इस जगह में जो है 1 kg या 1 लीटर भी आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे गलती मत करना, गलती जहाँ हो सकता है वो बिल्कुल आपको बता दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिफरेंस नहीं जानते हैं, ये भी बिल्कुल ध्यान रख लेना। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया जाता है कि सॉल्यूट कौन सा होता है, सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं। मान लीजिए कि हम जो है सॉल्ट एंड वाटर का जो है एक जो है मिक्सचर लेते हैं, सॉल्ट वाटर का मिक्सचर लेते हैं, तो यहाँ पे सॉल्ट जो है इसे हम सॉल्यूट कहेंगे और वाटर जो है ये सॉल्वेंट कहेंगे। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, मोलारिटी हम किसे कहते हैं, मोलालिटी किसे कहते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ जो आपको नोट डाउन कर लेना है वो है कि मोलारिटी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मोलालिटी जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ये सारी चीज़ नोट डाउन जरूर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इमल्सन इज ए कोलॉइड ऑफ, तो इमल्सन जो है किसका कोलॉइड होता है, लिक्विड इन लिक्विड, ये हम कह सकते हैं लिक्विड इन लिक्विड का जो है कोलॉइड को हम इमल्सन कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे दो इमिसिबल लिक्विड्स है, ले लेते हैं ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल और वाटर को जैसे मिक्स करते हैं, ये आपस में आपको दिखता तो है कि ऑलमोस्ट जो है थोड़ा बहुत मिक्स हुआ है, लेकिन ये जो है इमिसिबल है, मिक्स नहीं होता है। जो ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं ये जो है किसी तरह वाटर के साथ जो है ये मिक्स होते हैं। तो लिक्विड इन लिक्विड जो है इसका कोलॉइड को हम इमल्सन कहते हैं। और भी एग्जांपल है, मिल्क जो है एक इमल्सन का एग्जांपल है, फैट एंड वाटर जो है एक इमल्सन का एग्जांपल है। ये सारी चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ एल्गी इन लेक्स द केमिकल जनरली यूज्ड इज। तो केमिकल जो जनरली यहाँ पे यूज किया जाता है, जो एल्गी हो गया, फंगी हो गया, इनको जो है मारने के लिए, खास करके टू किल देम, कॉपर सल्फेट इसे जो है यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ ग्रोथ इन लेक्स, या फंगी लिखा हो, एल्गी लिखा हो, तो ये ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट का जो है ये छिड़काव किया जाता है। Which acid is known as aqua fortis? इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है इसे एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक्वा फोर्टिस जो है इसका लैटिन मीनिंग जो होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। कंपाउंड विच इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड को इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, बोराजीन। बोराजीन जो है इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसके साथ साथ आइसो स्ट्रक्चरल है बेंजीन के साथ, इसी वजह से इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हमने जो है स्पेशल एक बुकलेट बनाया है। जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट 1000 क्वेश्चन हमने बनाया है। देखिए आप पूरा टॉपिक्स को कवर अप तो कर लेते हैं, फिर भी एग्जाम में देखते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन इधर उधर से पूछा गया है, तो बहुत सारे इसमें जो सब टॉपिक्स हैं ये भी आपसे मिस हो जाते हैं। इसी वजह से जो है सारे टॉपिक्स को कवर अप करते हुए एक एक चीज को डिटेल यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद जो है ये क्वेश्चन बनाया गया है, ताकि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छा से कर पाएं। सारे क्वेश्चंस को अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप भी अपने साइड से प्रैक्टिस करें। इस वजह से जो है 1100 बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन हमने आपके लिए जो है ये लाया है। सारे पेपर को रेलवे का एनालिसिस करने के बाद बनाया है, ताकि जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लें तो आपको पता चले कि हाँ रेलवे कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन कौन से वो सारे टॉपिक्स हैं जिनको बिल्कुल आपको मिस करना ही नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ के चला जाते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे एग्जाम में कुछ ना कुछ मार्क्स जो है मिस हो जाता है। तो 30 आउट ऑफ 30 आप स्कोर कर पाएं एग्जाम में जनरल साइंस वाला सेक्शन में, इस वजह से बुकलेट लॉन्च किया गया है।
पढ़ा तो अच्छा से रहे, साथ में बुकलेट भी लॉन्च कर दिया गया है और सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया गया ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी भरना है, फ़ोन नंबर भरना है। जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं उसके बाद आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि सही मेल आईडी दें, उसी मेल आईडी में फाइल भेजा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऑफर भी है, साथ में जो है हमने 1000 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपको फ्री में दिया है ताकि जनरल अवेयरनेस भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये 1000 जो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है ये भी रेलवे के सारे पेपर्स को जो है एनालिसिस करने के बाद ही बनाया गया है ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये सारे टॉपिक्स तो पढ़ना ही है और डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि आप सभी को पता है CBT 1 अगर हम देखें 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से बन रहे हैं, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से बन रहे हैं, तो 45 जो क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में इनका एक डिटेल एनालिसिस, इनको समझना, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है कि हाँ ये 45 मार्क्स जो है इसमें से मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम जो है हमें स्कोर करना है। ये तो टारगेट होना चाहिए कि 45 आउट ऑफ 45 स्कोर करना है। मे बी आप 43 भी स्कोर कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छे से आप पढ़ते हैं तो 45 भी पॉसिबल है। इसी वजह से जो है ये दोनों बुकलेट को एक ही साथ जो है दे दिया गया है, सिर्फ 99 रुपीज़ में दिया है, कोई कॉस्ट इंक्रीज नहीं किया है। 1000 बेस्ट जनरल साइंस का, 1100 बेस्ट जो है जनरल साइंस का MCQs, साथ में जो है 1000 जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पे दे दिया गया है। जितने भी स्टूडेंट को लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्रोसेस बता दिया गया है, आगे आपका चॉइस है। बस रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट आगे चल के RRB JEE की एग्जाम देने वाले हैं बुकलेट जरूर लें, एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। साथ में इसके साथ बुकलेट के साथ एक ही रिकमेंडेशन है, NCERT क्लास 9 का साइंस का बुक, NCERT क्लास 10 का जो साइंस का बुक है, इनको अच्छे से पढ़ें और ओल्ड वाले NCERT लेना, नए वाले NCERT मत लेना। कुछ चैप्टर्स वहाँ से हटा दिए गए हैं, इसीलिए जो है खास करके प्रेडिक्टेबल वाला चैप्टर ये सब हटा दिया गया है, इसीलिए ओल्ड वाले NCERT से पढ़ना, ठीक है। हो सके तो आप अमेजॉन से भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत वैसे वाली है नहीं। रिकमेंडेशन यही है, बुकलेट के साथ NCERT के बुक को पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चन ये हमने देखा जब बुकलेट बना रहे थे कि NCERT के बुक से डायरेक्टली पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं आप वीडियो के साथ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे वाटर को जाना जाता है। अभी हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे वाटर को जाना जाता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें, सल्फर जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर नहीं सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इससे जो बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इससे बनाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये हमने ये भी बता दिया था कि इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसी केमिकल का किया जाता है, इसी एसिड का किया जाता है और इसे जो है खास करके कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है। थोड़ा सा बता दिया जाता है कि कैसे बनाया जाता है इनिशियली, थोड़ा आइडिया आपको मिल जाए। सल्फर डाइऑक्साइड उसको यूज़ किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को फिर कन्वर्ट किया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फिर जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसे 400 डिग्री सेल्सियस से लेके 450 डिग्री सेल्सियस में से हीट किया जाता है। उसके बाद जो है इससे जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। हीट करने के बाद बेसिकली उसके बाद वाटर के साथ मिक्स करके जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये बनाया जाता है। तो इस तरह जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर किया जाता है। Which gas is liberated by heating potassium permanganate। तो पोटासियम परमैग्नेट को अगर हीट किया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है ये लिबरेट होता है। थोड़ा सा यहाँ पे केमिकल बिल्कुल फार्मूला लिख दिया जाता है कि केमिकल रिएक्शन, फार्मूला नहीं रियली सॉरी, केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पे लिख दिया जाता है ताकि आप नोट डाउन कर लें, एक आइडिया रहे कि अगर पोटासियम परमैग्नेट को हीट किया जाए तो ये जो है ब्रेक डाउन हो जाता है K2MnO4 प्लस MnO2, ये मैंगनीज ऑक्साइड है, MnO2 प्लस O2। तो यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन गैस, ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन गैस जो है ये लिबरेट होता है। तो ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है इसे आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। ये थोड़ा बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो ये आप जो है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी है, तो ये वाला केमिकल इक्वेशन याद रखना। तो जब पोटासियम परमैग्नेट को जब यहाँ पे हम हीट करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस जो है ये लिबरेट होता है। Which of the following is used for manufacturing of fertilizers। तो फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने में खास करके फॉस्फोरस को काम में लिया जाता है। अगेन फॉस्फोरस को ही क्यों, अलग भी तो और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, फॉस्फोरस को क्यों लिया जाता है? क्योंकि फॉस्फोरस जो है ये मेजर जो है प्लांट न्यूट्रिएंट है, प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जो है हेल्पफुल होता है, इसीलिए जो है फॉस्फोरस को खास करके जो है ये काम में लिया जाता है वाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर। कोई भी फर्टिलाइजर आप देखें उसमें फॉस्फोरस जरूर प्रेजेंट होता है। अप टू विच एलिमेंट वाज लॉ ऑफ ऑक्टेव फाउंड टू बी एप्लीकेबल। इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये कम से कम 4 से 5 बार रेलवे के पेपर में जो है रिपीट हुआ है। जब रेलवे के सारे पेपर्स हम एनालिसिस कर रहे थे सबसे ज्यादा अगर देखें वन ऑफ द मोस्ट जो है रिपीटेड क्वेश्चन में इनमें से एक क्वेश्चन ये भी था। और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये भी क्वेश्चन बन सकता है किनके द्वारा दिया गया था, इनका क्या कहना था। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम भी आपके सामने रख दिया गया है ताकि आपको और बेहतर समझाया जा सके। तो इनका कहना था कि
एवरी एथ एलिमेंट इन अरेंजमेंट एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिथियम को अगर लें तो लिथियम का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा ये जो है सोडियम के साथ जो है सिमिलर होगा। तो एवरी फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल द सेम केमिकल प्रॉपर्टी विद द एथ एलिमेंट। तो यहाँ से एथ एलिमेंट अगर हम काउंट करते हैं तो ये सोडियम होता है। तो इसी तरह जो है बाकी सारे एलिमेंट्स का भी दिया गया है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और लास्ट जो था एलिमेंट यहाँ पे वही पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट तक ये एप्लीकेबल था, तो ये जो है कैल्शियम तक ही सिर्फ एप्लीकेबल था, उसके आगे जो है ये एप्लीकेबल नहीं था। तो बिल्कुल एक बार पढ़ लेना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द पंजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, द पंजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक जो है ये किस वजह से होता है, तो ये जो है एक सल्फर कंपाउंड की वजह से जो है इसका पंजेंट स्मेल होता है गार्लिक का। अगेन कौन सा जो है कंपाउंड है ये भी पूछा जाता है, याद रखना एलिसिन, ALLICIN, ये जो सल्फर कंपाउंड है इसी वजह से जो है गार्लिक का जो है ये पंजेंट स्मेल होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन, अब ओजोन का कलर क्या होता है, ओजोन का कलर जो है ये पेल ब्लू कलर का होता है। ओजोन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसमें जो है ये किससे बना हुआ होता है, 3 जो है ऑक्सीजन एटम से बना होता है, ट्राई एटॉमिक ये होता है ओजोन, और इसका कलर जो है ये पेल ब्लू कलर का होता है, या कह सकते हैं ब्लू कलर का सिंपल होता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, बहुत बार अगेन भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया, CaSO4 2H2O, ठीक है। तो इसका जो है ये केमिकल फार्मूला है, काफ़ी बार जो है क्वेश्चन बन चुका है। जिप्सम का जो है ये केमिकल फार्मूला क्या है। पोटासियम परमैग्नेट इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर बिकॉज इट इज, तो पोटासियम परमैग्नेट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी वजह से खास करके इसको जो है वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह इसे इसलिए यूज़ किया जाता है, जितने भी आयरन हो गए, मैंगनीज हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए, ये सारे वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इनको जो है ये सॉलिडिफाई कर देता है, जिसके वजह से प्यूरिफिकेशन बहुत आसान हो जाता है। ऑक्सीडाइज करके इसे फाइनली जो है सॉलिडिफाई ये करता है, इसी वजह से जो है इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है वाटर में, ताकि वाटर को प्यूरिफाई किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन बना है, लेकिन रेलवे के एग्जाम में 1-2 बार अब देख सकते हैं, बाकी सारे एग्जाम में बहुत बार बना है अलग अलग एग्जाम में। तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम देखें, हाइड्रोजन का जो है कैलोरीफिक वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होता है, जितने भी गैस हैं सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू होता है। अब कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाए। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन ए फ्यूल, तो इसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। फ्रोथ एंड फोम आर एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्रोथ एंड फोम जैसे अभी हमने देखा था, इमल्सन का एग्जांपल देखा था, लिक्विड इन लिक्विड, उसी तरह फ्रोथ एंड फोम जो है गैस इन लिक्विड, गैस सस्पेंडेड इन लिक्विड, इसका जो है सही आंसर होगा गैस सस्पेंडेड इन लिक्विड। इसको जो है हम कह सकते हैं, ये जो हम कह सकते हैं डिस्पर्सन ऑफ गैस इन लिक्विड, इस तरह भी इसे कहा जा सकता है। तो फ्रोथ एंड फोम जो है एग्जाम्पल है गैस सस्पेंडेड इन लिक्विड और डिस्पर्सन ऑफ गैस इन लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव केमिकली बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, पूछा जाए कि इनमें से कौन सा केमिकली बोथ मेटल और नॉन मेटल के तौर पे बिहेव करेगा, तो देखना कि इनमें से कौन सा जो है ये मेटलॉइड्स है, ठीक है, या सेमीकंडक्टर है। तो इनमें से कौन सा मेटलॉइड है, तो बोरोन इनमें से जो है ये मेटलॉइड्स है, बाकी सारे जो है ये मेटल या नॉन मेटल यहाँ पे है। कार्बन नॉन मेटल है, स्टील जो है एलॉय है मेटल का ही, सिल्वर जो है ये एलॉय है, तो बोरोन इनमें से जो है ये मेटलॉइड है, या फिर ये हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर है। मेलाचाइट इज ओर, अब सारे ही पढ़ लेना ये वाले कि कौन से ओर से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बार बार क्वेश्चन बन चुका है। तो मेलाचाइट जो है ये कॉपर का जो है ये ओर होता है। ये वाला क्वेश्चन बना था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन रेलवे के पेपर में ही बना था। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट, तो एटॉमिक नंबर जो है इसे जेड से जो है ये रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट या डिनोट किया जाता है। और इसके अलावा मास नंबर अगर पूछे तो मास नंबर जो है ये ए से जो है ये डिनोट किया जाता है। दोनों अलग अलग याद रखना। एटॉमिक नंबर बहुत सारे स्टूडेंट ने सोचा कि डिनोट किया जाता होगा ए से, नहीं, एटॉमिक नंबर जो है इसे जेड से जो है डिनोट किया जाता है, और जो मास नंबर है इसे ए से डिनोट किया जाता है। ये चीज़ अच्छा से ध्यान रखना, आगे आपको क्वेश्चन फिर से देखने मिल सकता है एग्जाम में। 1 कैरेट इक्वल टू, तो 1 कैरेट इक्वल्स टू कितना मिलीग्राम ये होता है। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ भी जो है कन्फ्यूज रहते हैं, ये वाला कैरेट और ये वाला कैरेट के बीच में डिफरेंस है, KARAT। तो गोल्ड का प्योरिटी जो है ये इस कैरेट में मेजर किया जाता है, KARAT कैरेट में मेजर किया जाता है। और ये वाला जो कैरेट है इसमें एक्चुअली वेट मेजर किया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे अगर हम देखें जेम स्टोन्स हो गए, प्रीशियस स्टोन हो गए, डायमंड हो गया, इसे कैरेट में मेजर किया जाता है। इसलिए बहुत बार देखेंगे आप कि लिखा होता है कि इतने कैरेट का जो है डायमंड जो है माइंस में पाया गया। और गोल्ड की प्योरिटी जो है इसे कैरेट में मेजर किया जाता है, कितना कैरेट का है, 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का गोल्ड है। तो ये 2 कैरेट के बीच में थोड़ा डिफरेंस जरूर ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि ये दोनों कैरेट के बीच डिफरेंस क्या है। इसमें गोल्ड का प्योरिटी मेजर किया जाता है, इसमें प्रीशियस जो स्टोन्स हैं खास करके डायमंड, इससे इसका वेट जो है इससे ये रिलेटेड है ये कैरेट। तो इसका जो है 200 मिलीग्राम जो है ये होता है, या फिर
ऐसा ना दिया हो तो 1/5 ऑफ ग्राम जो है ये दिया होगा, 1/5 ऑफ ग्राम आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसा ना दिया होगा तो कभी कभी ऑप्शन ऐसे में दिया होगा या ऐसे में दिया होगा, 0.200 ग्राम ऐसा भी लिखा होगा, ऐसा भी आपको देखने मिल सकता है। तो ये सारे ऑप्शन में प्रेजेंट होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि कितना होता है, बाकी किसी तरह भी लिखा हो अब आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड हम कह सकते हैं, रेलवे क्वेश्चन, रेलवे के पेपर्स में 3 बार, एसएससी में तो अनगिनत बार ये पूछा गया है, पता नहीं कितने कितने बार एसएससी के अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है, रेलवे के पेपर में 2-3 बार ये पूछा गया है। तो क्या किया जाता है, जिंक मेटल का जो है कोटिंग दिया जाता है, जो आयरन जो है खास करके आयरन नेल्स हो गए वो रस्ट ना हो, उसमें रस्टिंग ना लगे, इसी की वजह से गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। और यहाँ पे जिंक जो मेटल है इसका कोटिंग लगाया जाता है। हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल, तो हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग जो एलिमेंट है पीरियडिक टेबल में ये यूरेनियम है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हेवीएस्ट कौन सा एलिमेंट है, हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग नहीं, हेवीएस्ट कौन सा एलिमेंट अगर पूछा जाए तो ऑर्गेनेशन, ठीक है, ओजी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ऑर्गेनेशन। एलिमेंट नंबर 118 ये हेवीएस्ट जो है एलिमेंट है पीरियडिक टेबल में। और हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग अगर पूछा जाए यूरेनियम, हेवीएस्ट मेटल अगर पूछा जाए ये हमने ऑलरेडी बोल दिया ऑस्मियम, ऑस्मियम जो है ये हेवीएस्ट मेटल है, डेंस मेटल के नाम पे भी इसे जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेस एलिमेंट। अब ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं, अगेन ट्रेस एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं या वो मेटल होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं खास करके लिविंग टिश्यूज में, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, स्मॉल अमाउंट में ही प्रेजेंट होता है लेकिन प्रेजेंट होता है। नोट डाउन कर लेना कौन कौन सा ट्रेस एलिमेंट है, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया, आयोडीन हो गया, मैंगनीज हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सारी जो है ट्रेस एलिमेंट है। तो इनमें से जो है ये कॉपर जो है ये ट्रेस एलिमेंट है। वोर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी बिकॉज, तो वोर्स ऑर्बिट जो है इन्हें स्टेशनरी क्यों कहा जाता है, इन्हें इसलिए स्टेशनरी कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इन देम डज नॉट लूज एनर्जी। तो इन्होंने ही कहा था कि जो है सेंटर में जो है ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, इसके अराउंड जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करते हैं। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे वोर्स ऑर्बिट को स्टेशनरी कहा गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो ये रिवॉल्व करते हैं दे डोंट लूज एनर्जी। याद रखना ये सारे बिल्कुल आपको पढ़ना है, रदरफोर्ड का मॉडल आपको पढ़ लेना है, ठीक है, जे थॉमसन का मॉडल आपको पढ़ना है, वोर का जो है एटॉमिक मॉडल, ये सबको आपको पढ़ना है, एक के बाद एक जो है आया है। उन्होंने कुछ कहा था, जैसे इससे पहले जे थॉमसन ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होता है, सेंटर जो है ये बेसिकली एटम जो है ये पूरा जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें जो है नेगेटिवली चार्ज जो है ये एम्बेडेड है, ये जे थॉमसन का कहना था। फिर बाद में वोर आते हैं, इनका कहना था कि नहीं। फिर रदरफोर्ड का अगर आप देखें, उन्होंने भी गोल्ड कॉइल जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया था जो है सेंटर में जो है ये न्यूक्लियस होता है। उसके बाद वोर ने कहा था कि इस तरह जो है सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड जो है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये सारे एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। ये केमिकल इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ द नंबर ऑफ, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस तभी हम कह सकते हैं इफ द नंबर ऑफ एटम्स आर सेम इन द बोथ द साइड। अगर नंबर ऑफ एटम बोथ द साइड अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनता है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस तभी कहा जा सकता है अगर वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा हो, रिएक्टेंट का जो मास है प्रोडक्ट का मास वही होना चाहिए, तब भी हम इसे कहेंगे कि ये जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। इसके अलावा ये भी उसी दूसरे ही तरह ऑप्शन दिया गया है, वही सेम ही चीज़ कह रहा है कि एटम्स बोथ द साइड जो है ये सेम होना चाहिए। तो वीडियो यहीं तक था, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस किया, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ में बार बार ये भी कह दिया जाता है कि बुकलेट ऑलरेडी ला दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर लेना। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है।